Okay, ji, Assalamu alaikum. So today we would be doing this February March 2023 past paper, and today we would be doing क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन से चैप्टर का है? सवाल आपका सबसे पहला ये है मेरे से कि यार सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन से चैप्टर का है? तो सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, assess the impact of globalization on the standard of living in low income countries, 20 मार्क। तो अगर सबसे पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात कर लूं, तो अब तो बेटा आप लोगों को याद हो जाना चाहिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं। 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क है और इवैल्यूएशन के 6 मार्क है। ठीक है, नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क है और इवैल्यूएशन के 6 मार्क्स हैं। ये हमारे नए नए पेपर फॉर्मेट के मुताबिक नया स्ट्रक्चर है। ये नया मार्किंग का क्राइटेरिया है कि 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ही सेइंग के नॉलेज एंड एनालिसिस के देयर आर 14 मार्क्स एंड देयर आर ओनली 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। ओके, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे दिखा एक वर्ड ग्लोबलाइजेशन, तो मुझे समझ आ गया कि यार ये ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री ट्रेड के चैप्टर का क्वेश्चन है। ये ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री ट्रेड के चैप्टर का क्वेश्चन है और साथ साथ इसने ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्री जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे साथ साथ थोड़ा सा ये भी दिख गया कि इसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को भी छेड़ा है। इसने किसको छेड़ा है? इसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को भी छेड़ दिया है। तो भाई सवाल ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जब आप अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में काम करते हो, तो सवाल ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान बताओ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर वो लोग जो लो इनकम कंट्री जैसे कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। सवाल ये कह रहा है, तो अगर मुझे नॉलेज और एनालिसिस का मार्क लेना है तो मैं क्या डेफिनेशंस दे सकता हूं? एक ही डेफिनेशन मुझे दिख रही है ग्लोबलाइजेशन और एक फ्री ट्रेड की डेफिनेशन दिख रही है मुझे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं क्या डेफिनेशंस दे सकता हूं, तो आपने मुझे बोला सर डेफिनेशन एक ही दिख रही है, वो दिख रही है मुझे ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की। तो आए जरा मैं शुरू करता हूं। हम इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्योर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्योर थ्योरी वाला क्वेश्चन है और इसमें लिखने का भी कम होगा मटेरियल एज एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले अगर मुझे नॉलेज का मार्क लेना है तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन दूंगा ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले बेटा मैं डेफिनेशन किसकी दूंगा? मैं सबसे पहले दूंगा ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। सर ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप प्लीज बता सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन इज when you are trading around the globe, when you are trading around the globe, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब है। अराउंड द ग्लोब कॉमा देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी। ये हो गई ये हो गई इसकी डेफिनेशन किसकी? ग्लोबलाइजेशन की। फिर जो दूसरी डेफिनेशन मैं दे सकता हूं वो मैं दे सकता हूं फ्री ट्रेड की। मैं किसकी दे सकता हूं? मैं फ्री ट्रेड की डेफिनेशन दे सकता हूं। तो सर ये फ्री ट्रेड क्या होता है? भाई फ्री ट्रेड वो ट्रेड है जिसके अंदर कोई एंट्री एग्जिट के बैरियर नहीं है, मतलब कोई रुकावट ही नहीं है, कोई ट्रेड डाइवर्जन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं फ्री ट्रेड की क्या डेफिनेशन लिखूंगा? मैं फ्री ट्रेड की डेफिनेशन लिखूंगा, फ्री ट्रेड इज अ ट्रेड
free trade is a trade where there are no barriers, where there are no barriers for entry and exit, which means there are no trade diversions, which means there are no trade diversion. तो यार ये नो ट्रेड डाइवर्जन का क्या मतलब होता है? नो ट्रेड डाइवर्जन का मतलब है कि कोई रुकावटें नहीं है, कोई प्रोटेक्शनिज्म टूल नहीं है। नो ट्रेड डाइवर्जन का मतलब है कि नो नो प्रोटेक्शनिज्म टूल्स, ठीक है? जैसे कि कोई टैरिफ, कोई कोटा, कोई चीज नहीं लगी हुई। सही है। अब ये पूछो, अब इसको आप एक और डेफिनेशन दे सकते हो, लो इनकम कंट्री क्या होती है? अब आप इसको नॉलेज के लिए एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि लो इनकम कंट्री क्या होती है भाई। तो यार कोई बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा कि लो इनकम कंट्री क्या होती है? कोई फीचर ही बता दो मुझे। चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है। लो इनकम कंट्री का कोई पॉइंट बताओ। लो इनकम कंट्रीज आर दोज विच हैव, भाई मुझे जरा सोच के बताओ। लो इनकम कंट्री वो होगी जिसका जीडीपी कम होगा, गुड। विच हैव लो जीडीपी, कॉमा हाई डिपेंडेंसी रेशियो। मैं एक एक टर्म को समझा रहा हूं भाई साथ साथ। डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर पेमेंट देगी। सही है। डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है। डिपेंडेंसी रेशियो का एक और मतलब ये होता है कि अगर एक बच्चा है तो वो अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसके घर वाले उसको पैसे देंगे। तो लो इनकम कंट्री वो है जिसके अंदर जीडीपी कम होता है, जिसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होता है, और जो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। जो ज्यादातर किससे बिलोंग करता है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो किससे बिलोंग करता है? प्राइमरी सेक्टर होगा। और कोई फीचर बता दो भाई लो लो इनकम कंट्री की। लो इनकम कंट्री के और कोई फीचर बता दो कि उसके अंदर लोगों की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो स्किल्ड नहीं होंगे, वो अनस्किल्ड वर्कर होंगे ना भाई। प्राइमरी में जो वर्कर काम कर रहा है वो फार्मर होगा, और फार्मर जो है वो स्किल्ड होता ही नहीं है। तो भाई तीन डेफिनेशन मैंने दे दी, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, लो इनकम कंट्री। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी देनी है ना आपको, लो इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होगा। तो मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी डेफिनेशन दे सकता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है भाई? कोई बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा चैट बॉक्स पे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? कोई बच्चा बताएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स people do not have access to quality products, people do not have access to quality products, ये हो गया। एंड देयर इज हाई पॉवर्टी लेवल, पॉवर्टी ज्यादा होती है, गुर्बत ज्यादा होती है जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है तो पॉवर्टी ज्यादा होती है। हाउसिंग भी नहीं होती, मतलब रहने के लिए देखो गरीब के पास घर नहीं है, पुअर हाउसिंग है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ भी ज्यादा होती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। ठीक है। और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। और क्या होती है? और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है, एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है भाई, अगर आपको ये चार चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं अब एनालिसिस की तरफ जाता हूं, सवाल की तरफ जाता हूं। सब प्लीज जवाब दे दें।
यासिर क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, मुस्कान आपको क्लियर है, उमैर, इब्राहिम, सानिया, मुदस्सिर, और किसका जवाब नहीं आया, अरूबा, इज इट क्लियर? बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब मुझे, मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है मेरे फोन में, तो मुझे सब जरा प्लीज ये बता दें कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब सवाल ये पूछना चाह रहा है ग्लोबलाइजेशन के आप फायदे नुकसान बताओ, लेकिन आप उसको लिंक करो किसके साथ? आप ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान बताओ, लेकिन आप उसको लिंक करोगे किसके साथ? आप उसको लिंक करोगे, आप ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान को किसके साथ लिंक करोगे? आप ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट होगा और लो इनकम कंट्री के अंदर क्या इफेक्ट होगा। तो मैं पहला एडवांटेज लिख रहा हूं कि भाई जब हम फ्री ट्रेड करेंगे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले एक काम करता हूँ, सारे एडवांटेज लिख देते हैं। जब हम फ्री ट्रेड करेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। जब हम फ्री ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब है हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा ही है भाई, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेंगे। ठीक है भाई, जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी, और लेबर की शॉर्टेज होगी तो लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी, तो लेबर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। सही है, ये वाला पॉइंट समझ आया भाई? फ्री ट्रेड होगी तो एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी, लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी, और वेजेस बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का एक और फायदा क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो भाई जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लेट्स सपोज के बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर और सर्विसेज मिल रही हैं। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो लेट्स सपोज के बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर और सर्विसेज मिल रही हैं, तो उससे जो है वो लोगों का अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ जाएगा। सही लिखा है? अच्छा, फिर एक और फायदा क्या लिख सकते हैं? एक और फायदा लिख सकते हैं कि आ, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि ये जो जारा जारा ब्रांड है ना, इसकी टी शर्ट्स और शर्ट्स किधर मैन्युफैक्चर होती हैं? पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कॉस्ट कम है, तो यहाँ पर है ना प्रोडक्शन करना बहुत सस्ता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं है, लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है ना पानी इतना सस्ता मिलता है। जैसे आप लोग सबने वाटर टैंकर अपने घर में डलवाया होगा, तो एक वाटर टैंकर आपको कॉस्ट करता है कुछ 8-9 हज़ार रुपए का, जिसमें मुश्किल आपका एक वीक निकलता है। लेकिन अगर आप पूरा मंथ वाटर को इस्तेमाल करते हो तो योर वाटर बिल हार्डली कम्स 1500 to 2000। तो भाई ये बहुत कम है, बहुत सस्ता है एक इंडस्ट्री के लिए। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को फायदा क्या है? गवर्नमेंट को एक और फायदा क्या है कि एक तो लो इनकम कंट्री है, और लो इनकम कंट्री के अंदर चीपर लेबर अवेलेबल होती है। लो इनकम कंट्री के अंदर चीपर रेट पे लेबर अवेलेबल होती है। तो जब चीपर लेबर लेबर अवेलेबल होगी
तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो लोग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करेंगे, तो अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सही है। फिर एक और फायदा ये है कि लो इनकम कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल सस्ता होता है। रॉ मटेरियल, हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, सॉरी वो मुझे एक कॉल आ गई थी। तो लो इनकम कंट्री के अंदर क्या होगा भाई, लो इनकम कंट्री के अंदर चीपर रॉ मटेरियल मिलेगा। लो इनकम कंट्री के अंदर चीपर रॉ मटेरियल मिलेगा। लो इनकम कंट्री के अंदर चीपर रॉ मटेरियल मिलेगा, मतलब माल जो है ना वो सस्ता होगा। प्राइसेस कम होंगी, तो प्राइसेस कम होंगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा गुड कॉम्पिटिटिव होगा, तो उससे हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, 4 फायदे आपको बता दिए मैंने, तो आपको आई गेस फायदे क्लियर होंगे, ऐसा ही है। सही है। एक और फायदा अगर आपको लिखना है तो इसी से कनेक्ट कर देता हूँ कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा। तो जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री में एक ग्रोथ होगी, जिसका क्या नाम है भाई, कंट्री में एक ग्रोथ होगी जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। और कौन सी वाली होगी, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है। तो भाई अगर आपको एडवांटेजेस क्लियर है तो फिर मैं डिसएडवांटेजेस की तरफ जाऊं। अब जरा मुझे डिसएडवांटेज तो सोच के बता दो, ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डिसएडवांटेज सोच के बता दो, ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। बेहतरीन बेहतरीन। डिसएडवांटेज पहला आ गया है भाई, कि लोग जो है ना वो एंटी डंपिंग पॉलिसीज पे आ जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा ये कि एंटी डंपिंग पॉलिसीज होंगी, लोग कॉस्ट से नीचे जाके बेचेंगे, सेलिंग बिलो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग बिलो कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर आप बताओगे इसको कि इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई, इन्फेंट इंडस्ट्री होती है न्यूली बॉर्न इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है, न्यूली बॉर्न इंडस्ट्री। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, सनसेट इंडस्ट्री जो डूब रही है। और राइजिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सनराइज इंडस्ट्री जो उठना शुरू हुई होती है। ये सारी बिजनेसेस मार्केट के बाहर चले जाएंगे। सही है। तो इधर क्या लिखूंगा, डोमेस्टिक बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट। जब आप इंपोर्टेड गुड खरीदोगे तो हमारा वाला बिजनेस तो बाहर चला जाएगा ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कंट्री का बीओटी डेफिसिट में जा सकता है, कंट्री का बीओपी नेगेटिव में जा सकता है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो और हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो, तो हमारी कंट्री का बीओटी डेफिसिट और बीओपी नेगेटिव में जा सकता है। ये भी हो सकता है। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी करेंसी जो है ना वो डेप्रिशिएट हो सकती है। ठीक है, ये नुकसान है भाई करेंसी का गिरना। और एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है बिकॉज एमएनसी विल ब्रिंग देयर ओन लेबर। बेहतरीन। एमएनसी विल ब्रिंग देयर ओन लेबर। एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकती है क्योंकि एमएनसी अपनी खुद की लेबर लेके आएगा। तो आई थिंक दीज डिसएडवांटेजेस आर इनफ। अब मुझे कंक्लूजन यानी कि एवेल्युएशन के 6 मार्क लेने हैं।
तो मैं कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, आप लोग सोच के बताएं, फिर मैं अपना इनपुट देता हूँ और आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं भाई, बता दें प्लीज। क्या लिख सकते हैं भाई कंक्लूजन के अंदर, आप लोग बताएंगे प्लीज, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चले मैं आपके सामने लिखना शुरू करता हूँ पॉइंट्स, फिर उसको एक एक करके मैं समझाता हूँ। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट लिख देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी will not always increase, will not always increase as workers, as workers will be exploited, as workers will be exploited by high income country। भाई हाई इनकम कंट्री वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे वर्कर को एक्सप्लॉइट करेगी कि यार मैं आपको ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, आप वहां क्यों काम कर रहे हो। समझ रहे हो, ये पहला मसला है। दूसरा मसला ये है कि इकोनॉमिक, दूसरा मसला ये है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाएगी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाएगी, और जहां इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई ना, मतलब प्रोटेक्शनिज्म हो गई, तो आपके कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो गिर जाएगा। ये भी मसला है। ठीक है। ठीक है, अब आप पूरी कंक्लूजन के आपको पैराग्राफ लिख रहा हूं। इन कंक्लूजन, there is a potential role of globalization. In conclusion, there is a potential role of globalization. There is a potential role of globalization on the standard of living, on the standard of living, but it depends on, but it depends on, but it depends on many factors such as, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कंडीशन, कि इकोनॉमी बूम के अंदर है, रिसेशन के अंदर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कि कौन सी लगाई हुई है, फिस्कल लगाई हुई है, मॉनेटरी लगाई हुई है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मुल्क में। लेवल ऑफ टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मुल्क में लेवल ऑफ टैक्स क्या है। ठीक है। एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है, गुड गुड गुड, एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, फिर आप इसको बताओगे। मोर ओवर एन अप्रोप्रिएट, moreover an appropriate measure of standard of living, of standard of living should be used in order to, should be used in order to, should be used in order to measure, in order to, in order to check the standard of living। ठीक है। and not rely entirely,
and not rely entirely on material benefits gained by globalization। भाई इस इन 4-5 लाइनों का मतलब क्या है? इन 4-5 लाइनों का मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोई और तरीके से भी मेजर करना चाहिए, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के फायदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कितने मार्क मिल जाएंगे? आपको 6 मार्क मिल जाएंगे कंक्लूजन के, और आपको जो है ना वो मिल जाएंगे 4 नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स। अब आपको काम की चीज बता रहा हूं, सुनना। मैं पीडीएफ अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो, अगर मैं इस सेक्शन बी को पढ़ू ना, अब हमने सिंस ये पास पेपर एंड कर लिया है, अब अगर मैं सेक्शन बी को पढ़ू ना, तो मुझे सेक्शन बी में अगर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन होते तो कौन सा करते आप लोग? मुझे चैट बॉक्स पे ये बता दो, आप लोग कौन सा करते? देखो, मुझे इतना पता है, मेरा बच्चा सबसे पहले करेगा मार्केट फेलियर, फिर ढूंढेगा लेबर मार्केट, फिर मेरा बच्चा ढूंढेगा मार्केट स्ट्रक्चर, फिर मेरा बच्चा ढूंढेगा यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। ये फॉर्मेट है भाई, पहले मार्केट फेलियर, लेबर मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सेक्शन बी कर रहे होते तो हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते, क्योंकि वो मार्क्स गेनिंग था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कंटेंट भी लिमिटेड है, और क्वेश्चन नंबर 3 टाइम सेविंग है। लेकिन बात यह है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छा करना आता है, मैं वो करूंगा। नंबर 1, अगर मैं ये सेक्शन सी पढ़ूं तो ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 पॉलिसीज का है। पॉलिसीज के अंदर कंक्लूजन इजी है, पॉलिसीज के अंदर आप लंबी कर सकते हैं आराम से। तो अगर मैं सेक्शन सी मैक्रो की बात करूं तो मैं क्वेश्चन 4 या फिर क्वेश्चन 5, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करूंगा। अब सवाल ये है कि सर आपने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, हमें समझ भी आ गया, अब आप हमें सिर्फ ये बता दें सर किस किस फॉर्मेट में करना है। देखो, हमेशा याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन बी, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन सी, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे केस स्टडी, जो कि होती है आपकी सेक्शन ए। सर ये इस फॉर्मेट में क्यों? सबसे पहले सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर केस स्टडी, यानी कि सेक्शन ए, ऐसा क्यों होगा? तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है उसके पीछे? कि देखो बेटा, ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है, तो 20 और 20 कितना हो गया? 20 और 20 40 हो गया, ऐसा ही है। 20 और 20 40 हो गया ना, तो ये 40 मार्क पहले मैं सिक्योर कर लूं। ये फिर 20 मार्क्स का सेक्शन ही रह जाएगा, जिसके अंदर ए पार्ट 2 मार्क का है, बी पार्ट 4 मार्क का है, सी पार्ट 6 मार्क का है, और डी पार्ट जो है ना वो डी पार्ट भी कुछ 6 मार्क का है। और एक और होगा, ए के 2 पार्ट होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा, दोनों 2-2 मार्क के होंगे। तो यार, अगर एक बच्चा सेक्शन ए पहले करता है और फिर सेक्शन बी करता है, तो देर आर मेजोरिटी चांस यही है कि उसका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मतलब वो एक मेजोरिटी हिस्से को छोड़ देगा जिसके अंदर वो आराम से मार्क गेन कर सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें नॉलेज और एनालिसिस के, तो वो 14 मार्क्स दे रहा है, मतलब 14 मार्क्स लेना आसान है। अगर मैं सेक्शन ए के ऊपर आता हूँ और अगर मैं पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करता हूँ, तो यही चांस होगा ना, ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा कि मेरा आखिरी वाला पार्ट मिस हो जाएगा, जो 6 नंबर का है। ये मैं उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो स्लो लर्नर है। जो फास्ट लर्नर है, फास्ट लिखने वाला है, तेज लिखने वाला है, उसका तो कुछ भी नहीं छूटेगा, उसका पूरा पेपर टाइम में हो जाएगा। लेकिन जो स्लो लर्नर है उसके लिए बता रहा हूं कि भाई, आपका जो है ना वो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आपका 6 नंबर का एंड का सवाल छूट जाएगा। उसके अलावा और कोई वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, आप ये भी बता दें कि यार ये टाइम एलोकेशन क्या है? भाई देखो, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। सेक्शन ए जो है ना वो हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर। सर सेक्शन बी जो है ना वो आपका हो जाएगा, सेक्शन बी आपका हो जाएगा कितनी मिनट्स में हो जाएगा? सेक्शन बी हो जाएगा आपका 45 मिनट्स में।
सेक्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका 45 मिनट्स में। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने टाइम ड्यूरेशन बता दिया। सेक्शन ए को 30 मिनट्स देने, जिसमें से 5 मिनट में केस स्टडी पढ़नी है, 25 मिनट में पूरा अटेम्प्ट करना है। और मैंने आपको बताया था केस स्टडी इस तरीके से पढ़नी है कि आप अपनी चीजें मार्क करोगे, जैसे आपके सामने भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ताकि आपको बार बार केस स्टडी नहीं पढ़नी पड़े, आपके पास सारे आंसर सामने ही सामने हो। ठीक है, तो ये पास पेपर, दिस पास पेपर हैज एंडेड ऑफिशियली, दैट दिस इज February March 2023. If anyone has any issue or any problem, they can just let me know, and if it's clear to you guys can go. We will tomorrow start a new past paper, that is May June 2023. Thank you.